हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइवेट एजुकेटम। माय नेम इज संजू कुमारी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीवन की मौलिक इकाई के बारे में बेसिक जानकारी हासिल कर ली है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोशिका की संरचनात्मक संगठन के बारे में और पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के बारे में। इसके अलावा हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका की संरचनात्मक संगठन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कोशिका किससे बनी होती है, यानी कोशिका की संरचनात्मक संगठन क्या है। कोशिका की संरचनात्मक संगठन कोशिकाओं में विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका की संरचना मुख्यतः इन तीन घटकों से मिलकर होती है। पहला है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और नंबर सेकंड है कोशिका द्रव्य। और नंबर थर्ड है केंद्रक। अब जैसे इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह है कोशिका। यह संरचना एक कोशिका की है। कोशिका के ऊपर यह एक पतली झिल्ली होती है, इसे ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने में मदद करती है और यह अर्धपारगम्य होती है, यानी यह सभी चीजों को कोशिका के अंदर नहीं आने देती है। जिन चीजों की आवश्यकता होती है कोशिका को, यह उन्हीं चीजों को अंदर आने देती है। इसलिए इसे कहते हैं चयनात्मक झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके बीच बीच में छिद्र प्रेजेंट होते हैं। इस कोशिका झिल्ली में छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिसके द्वारा पदार्थों का आवागमन होता है, यानी पदार्थ इससे कोशिका से बाहर जा सकते हैं और इसी छिद्र के द्वारा पदार्थ कोशिका के बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। इस तरह से पदार्थों का आवागमन इसी छिद्र के द्वारा होता है। यह कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है इस प्रकार से, और इसमें बीच बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स फ्लोट करते रहते हैं, यानी तैरते रहते हैं। इस मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल को 1972 ईस्वी में सिंगर एवं निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है एवं यह कोशिका को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। अब हम जानेंगे कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, यानी कि यह आवश्यक चीजों को अंदर आने देती है और अनावश्यक चीजों को अंदर नहीं आने देती। दूसरा कार्य इसका क्या है? यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। तीसरा कार्य इसका क्या है? यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कार्य क्या है? यह जंतु कोशिका में फ्लैजिला, सीलिया इन सब के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के ही द्वारा कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन होता है। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि पदार्थों का परिवहन कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही होता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर यह कोशिका झिल्ली एक दोहरी परत वाली झिल्ली नजर आती है। और अब जानेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर इस तरह की गाढ़ी और पारभासी द्रव्य भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में जल एवं खनिज लवण पाए जाते हैं एवं कार्बनिक पदार्थ में इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा इत्यादि पाए जाते हैं। इस कोशिका द्रव्य में ही बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसके द्वारा कोशिका के विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। और अब जानेंगे केंद्रक के बारे में। कोशिका के बीच में एक बड़ी गोलाकार गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? इसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक भी दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इस प्रकार से यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है, जिसमें जगह जगह से छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्र के द्वारा
केंद्रक के अंदर का पदार्थ बाहर आता है और कोशिका के अंदर का पदार्थ केंद्रक के भीतर जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं, इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है एवं क्रोमैटिन नेटवर्क पाए जाते हैं इस तरह से, इसे कहते हैं क्रोमैटिन जालिका। इस प्रकार से हमने देख लिया कि एक कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर इस प्रकार से एक और दूसरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका भित्ति पादप कोशिका की विशेषता होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति एक जटिल पदार्थ की बनी होती है जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। इसी सेल्यूलोज के कारण कोशिका भित्ति बहुत ही कड़ी होती है एवं निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। जैसा कि हमने देखा कि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य है, लेकिन कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, यानी यह पदार्थों का चयन नहीं करती। जो भी पदार्थों को अंदर आना है वो बेरोक टोक अंदर आ सकती है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। नंबर सेकंड, कोशिका भित्ति पादप कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। नंबर थर्ड, कोशिका झिल्ली को सूखने से बचाती है। यह कोशिका झिल्ली के ऊपर होती है, तो यह क्या करती है? कोशिका झिल्ली को सूखने से भी बचाती है। नेक्स्ट नंबर, यह कोशिका की रक्षा करती है। अब हम देखेंगे कि जंतु कोशिका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस प्रकार से दिखाई देती है। जंतु कोशिका माइक्रोस्कोप में कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। यह हो गई प्लाज्मा झिल्ली और यह हमने बना लिया केंद्रक। केंद्रक जिसमें बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। इस छिद्र के द्वारा ही पदार्थों का आवागमन कोशिका के अंदर होता है। केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं। यह क्या है? यह है प्लाज्मा झिल्ली। यह है केंद्रक, इसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में इस प्रकार से कोशिका द्रव्य भरी रहती है। कोशिका द्रव्य जो कि गाढ़ी पारभासी द्रव है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे यह है गोल्जी बॉडी। इस प्रकार की रचना को कहते हैं गोल्जी बॉडी। इसे गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इसके अंदर इस प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसमें ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी ऊर्जागृह। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह भी कहते हैं। सेल के अंदर इस प्रकार की रचना पाई जाती है। इस प्रकार की रचना को अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। इसे ER से लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह दो प्रकार की होती है। एक तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जैसे यह क्या है? चिकनी है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, क्योंकि इसके ऊपर इस प्रकार से राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम के अटैच होने के कारण इसकी सतह खुरदरी हो जाती है, जिसके कारण से खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और यह हो गया राइबोसोम। इसके अलावा इसमें सेंट्रोसोम भी पाए जाते हैं। इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करती है। इसके अलावा इसमें लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं।
इस प्रकार से इसमें लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने ही कोशिकाओं को खा जाते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो यह हो गई जंतु कोशिका। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि जंतु कोशिका किस प्रकार की होती है। और अब हम देखेंगे पादप कोशिका। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ पादप कोशिका इस प्रकार से। पादप कोशिका जो आकार में आयताकार होती है, और इसमें केंद्रक बीच में नहीं रहते, बिल्कुल साइड में रहते हैं। पादप कोशिका की रसधानी इतनी बड़ी होती है कि केंद्रक बीच में ना होकर के साइड में खिसक जाती है, तो यह क्या हो गया? रसधानी कहते हैं इसे। रसधानी जो कि एक स्टोरेज ऑर्गन है, यह संग्रहण का काम करती है। इस प्रकार से यह क्या है? केंद्रक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे, यह माइटोकॉन्ड्रिया है। इस प्रकार से इसमें कोशिका द्रव्य भी भरी रहती है। इसमें पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच यह कोशिका द्रव्य भरी रहती है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली है। जैसा कि मैंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के ऊपर पादप कोशिका में इस प्रकार से कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति पादप कोशिका की विशेषता होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। यह है पादप कोशिका जिसमें कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें इस प्रकार से गोल्जी उपकरण भी पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका के गोल्जी उपकरण से थोड़े भिन्न होते हैं। गोल्जी उपकरण इसमें छड़ जैसी रचना पाई जाती है, इसे डिक्टायोसोम कहते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो कि सौर ऊर्जा को ट्रैप करके रखती है ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। और यह जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं जो वैक्यूल यानी रसधानी को घेरे हुए है, यह रसधानी है और रसधानी को एक पतली सी झिल्ली ने घेर रखा है। इसे क्या कहते हैं? इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह जो झिल्ली दिख रही है इसे ही टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस टोनोप्लास्ट का कार्य क्या है? इस झिल्ली के द्वारा आयन का आदान प्रदान होता है और यह कोशिका द्रव्य और जो रसधानी है उसे विभाजित करती है, यानी यह दोनों के मटेरियल को एक्सचेंज नहीं होने देती। पादप कोशिका में बहुत सारे लवक भी उपस्थित होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवर्णी लवक जिनमें कोई भी कलर नहीं होता है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट जिसमें जो रंगीन होते हैं, यह फूलों को रंग प्रदान करते हैं। और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट जो कि हरे रंग का होता है, यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो अब हमने जान लिया पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के बारे में। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के बीच क्या अंतर होती है वह जान लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है और जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है। दूसरा अंतर क्या है कि पादप कोशिका की आकार निश्चित होती है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति जो है इसे एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जिसके कारण जंतु कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता। कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के आधार पर भी हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन और यह क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, जिसके कारण जंतु परपोषी होते हैं, यानी कि यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। और सबसे
सबसे बड़ी बात कि इसमें यह जो खाली स्पेस आप देख पा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, रसधानी कहते हैं। रसधानी पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी बड़ी होती है। जंतु कोशिका में यह या तो बहुत छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। रसधानी का कार्य क्या है? रसधानी संग्रह करने के काम आता है। यह कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करता है और ग्रोथ में भी मदद करती है, और वेस्ट के डिस्पोजल यानी कि जो गंदगी होती है कोशिका के अंदर उसे भी बाहर निकालने में मदद करती है। तो यह वैक्यूल जो है यानी रसधानी यह बहुत काम की चीज है, और यह पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। जंतु कोशिका में यह बहुत छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड्स कहते हैं। यह लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णीय लवक यानी इसमें रंग अनुपस्थित होते हैं या श्वेत हो सकते हैं, और दूसरा वर्णीय लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, यह रंगीन होते हैं या फूलों में रंग प्रदान करते हैं, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट, यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और जंतु कोशिका में यह लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण के अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसे डिक्टायोजोम कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी सुव्यवस्थित ढंग से उपस्थित होती है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम जो कि कोशिका विभाजन में मदद करती है वह अनुपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाई जाती है। एक दूसरी रचना है टोनोप्लास्ट जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है, जो रसधानी के ऊपर की झिल्ली होती है। रसधानी के ऊपर की झिल्ली को ही टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में रसधानी या तो बहुत छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ अंतर होते हैं। एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। जैसा कि डायग्राम से भी स्पष्ट है कि पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है और जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है। अगर याद रखने में थोड़ी कठिनाई होती है तो आप क्या करें कि पादप कोशिका को आप याद रख लें, जंतु कोशिका अपने आप याद हो जाएगी। जैसे मैं याद रखने का तरीका बताती हूँ कि अगर पादप कोशिका के बारे में याद रख लें कि इसकी आकार बड़ी होती है तो अपने आप यह समझ जाएंगे कि जंतु कोशिका की आकार छोटी होगी। पादप कोशिका में जैसे कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका की आकार निश्चित होती है, और यही वजह है कि जंतु कोशिका की आकार निश्चित नहीं होती है। पादप कोशिका में हमने देखा कि बड़ी सी रसधानी पाई जाती है, और वही जंतु कोशिका में या तो रसधानी बहुत छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। इस बड़ी सी रसधानी के कारण ही केंद्रक जो है वह साइड में खिसक कर चली आती है ना। जैसा कि जंतु कोशिका में हम देखते हैं कि केंद्रक बीचों बीच पाई जाती है, यह भी एक अंतर है। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण के छोटे छोटे छड़ जैसी रचना प्रेजेंट होती है जिसे डिक्टायोजोम कहते हैं, और जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णीय लवक यानी रंगहीन, दूसरा वर्णीय लवक जो फूल को रंग प्रदान करते हैं, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट जो जिसे हरित लवक कहते हैं, यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती है। इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया और याद रखने का मैंने तरीका भी बताया कि कोई एक आप याद रखें अपनी सहूलियत के हिसाब से। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप पादप कोशिका याद रख लो, जंतु कोशिका अपने आप हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ तो हमारा है ही है। तो हम एक अपनी समझ विकसित कर लेंगे कि पादप कोशिका में ये चीजें होती हैं तो जंतु कोशिका में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो इस तरह से याद रखने में आसानी हो जाएगी। और डायग्राम आप जरूर बनाएं, अपने नोट्स भी बनाएं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते, तो नोट्स बहुत जरूरी है बनाना। बुलेट पॉइंट्स बनाएं, जैसे मैं बोलते जाती हूँ तो आप कुछ नोट करते जाओ। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और काम खत्म हो गया। ऐसा अगर आप करेंगे तो अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे चल के हमें नौकरी भी करनी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पढ़ाई करें और अच्छी नोट्स बनाएं। जहां पर पॉइंट समझ में नहीं आती वीडियो को पॉज करके देखें। एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो तो 2 बार 4 बार वीडियो देखें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी नोट्स भी बन जाएगी और अच्छी तरह से एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी हो जाएगी। अब हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होती है। अब तक जो हमने जाना पादप कोशिका और जंतु कोशिका वह यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक मीन्स, प्रो मीन्स होती है प्रिमिटिव यानी प्राचीन या पुरातन, कैरियोट्स मीन्स होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यानी जीव का कोशिका पुरातन टाइप हो यानी प्राचीन टाइप की हो उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, और जिस जीव की कोशिका विकसित टाइप की हो यानी एडवांस टाइप की हो उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब इस चीज को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो यह एक बैक्टीरियल सेल है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मेनली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इन सब में पाई जाती है जो कि बहुत ही सरल जीव है। तो यह एक बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मैं बना रही हूँ क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका यह पादप कोशिका है और यह जंतु कोशिका है, और यह जो मैं बना रही हूँ यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसे मैं लिख देती हूँ, यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यह एक बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। यह इसकी कोशिका झिल्ली हो गई, यह कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। बैक्टीरिया की कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है जैसा कि पादप कोशिका में पाई जाती है। तो इस तरह से मैं कोशिका भित्ति बना रही हूँ। तो यह बन गई कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं इस प्रकार से, यानी इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाई जाती है। जैसा कि हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक केंद्रक पाई जाती है जो कि सुव्यवस्थित होती है, लेकिन ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी जो केंद्रक होती है वह प्राचीन टाइप की होती है। इसका क्या मतलब है? प्राचीन टाइप कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी जो केंद्रक होती है वह मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के द्वारा घिरी नहीं रहती है, वह नेकेड होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक असंगठित होती है, यानी इस तरह से यह केंद्रक पाई जाती है। इसे केंद्रक नहीं कहते हैं बल्कि इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है केंद्रक जैसा, या केंद्रक जैसा है पर वास्तविक केंद्रक नहीं है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं केंद्रक के ऊपर झिल्ली है, इस तरह की झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में भी केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसके कारण क्रोमैटिन नेटवर्क इसमें बिखरे होते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वह बिखरा पड़ा रहता है। इसी न्यूक्लियोइड रीजन में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल बिखरा पड़ा रहता है, इसीलिए कहते हैं कि इसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली वाले जितने भी कोशिकांग होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, जैसे गोल्जी उपकरण। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि डिक्टायोसोम के रूप में गोल्जी उपकरण मौजूद है। यहाँ गोल्जी उपकरण सुविकसित एवं व्यवस्थित ढंग से है, पर ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। यहाँ गोल्जी उपकरण माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आपने यहाँ भी देखा, और यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो कि झिल्ली युक्त कोशिकांग है यह उपस्थित होती है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अब आप यह पूछेंगे कि मैम प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो श्वसन कैसे होगा, ऊर्जा का उत्पादन एवं संग्रह किस प्रकार से होगा? तो इसमें कोशिका झिल्ली, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह कोशिका झिल्ली जिसे मैंने रेड कलर से बनाया है, तो यह कोशिका झिल्ली इस प्रकार से अंदर की ओर धंस जाती है और इस प्रकार की रचना बनाती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। यही मीसोसोम जो है वह इसी मीसोसोम के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे रहते हैं, यानी श्वसन के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं वह इसी मीसोसोम पर लगे होते हैं, जो कि श्वसन की क्रिया में मदद करते हैं। यह मीसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, गति करता है। हम लोगों ने यूकैरियोटिक कोशिका यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अध्ययन कर लिया है, और अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला अंतर यह है कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका है वह
आद्य कोशिका है यानी प्राचीन प्रकार की कोशिका है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो है वह विकसित प्रकार की कोशिका है। अब इसकी साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका साइज में भी छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका 1 से लेकर 10 म्यू तक हो सकती है। यह 1 से लेकर 10 म्यू तक होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका यह 5 से लेकर 100 म्यू तक हो सकती है। यह आकार में काफी बड़ी होती है। यह न्यूक्लियॉइड है यानी केंद्रक जैसा है पर केंद्रक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। इसमें केंद्रक जो है वो असंगठित रूप में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका या पादप कोशिका की बात हो या जंतु कोशिका की बात हो, केंद्रक यहाँ सुव्यवस्थित एवं संगठित होती है। इसमें व्यवस्थित केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रिका का भी अभाव होता है, जबकि पादप कोशिका और जंतु कोशिका यानी यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका या जंतु कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, लेकिन यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस प्रकार की रचना पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण करती है और इस प्रकार की रचना को क्रोमैटोफोर कहते हैं। यह प्लाज्मा झिल्ली के ही अंदर की ओर धंस जाने के कारण बनती है। यह मीजोसोम से अलग तरह की रचना है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट इस प्रकार से पाए जाते हैं। इसे क्रोमैटोफोर कहते हैं। इस रचना को क्रोमैटोफोर कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं जैसा कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह की रचना प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस ऑर्गन इसमें मीजोसोम पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन के द्वारा होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की स्टडी कर ली। इसके बीच क्या अंतर होते हैं वह भी हमने जान लिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कोशिका के लिए झिल्ली युक्त कोशिकांग का होना बहुत ही आवश्यक है, पर वायरस इसका अपवाद है। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। जब किसी सजीव व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह सजीव की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन जब तक वह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश नहीं करता है तब तक वह निर्जीव की तरह बिहेव करता है। इसी कारण वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। इसे सजीव और निर्जीव की कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। जब यह सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो यह उसी का जेनेटिक मटेरियल को यूज करता है और फिर रेप्लिकेट करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है और यह सजीवों की तरह बिहेव करने लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, उसकी संरचना एवं उसके कार्य। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।